हिस्ट्री मैन गंगा का एपिसोड्स का डेली एपिसोड अब आएंगे, डेली का डेली फ्री में एपिसोड इसी चैनल पे आएंगे, ऐसे ही आएंगे। और लाइव स्ट्रीम का लिंक दे दूंगा, वहाँ से आपको इसके आगे के एपिसोड्स मिल जाएंगे। दूसरे चैनल पे लाइव स्ट्रीम हुआ करेगा डेली का, वहाँ पर आप लोग सुन सकते हो। सुदेश ने कहा, गंगा, भले ही मैं तुम्हें ज़्यादा अच्छी तरह नहीं जानता, लेकिन मुझे लगता है कि तुम एक बहुत बड़ी क्षमता वाले व्यक्ति हो। इसके अलावा तुम्हारा हमारी धर्म के पोप से भी कुछ संबंध है। इन दो कारणों के आधार पर मैंने फैसला किया है कि मैं तुम्हें होली चर्च में शामिल होने का निमंत्रण दूं। नीचे बैठे परशुराम खड़े हो गए और गंगा से बोले, यंग मास्टर, सिचू शेनवो एनवॉय अनडाइंग रेल्म के एक बेहद शक्तिशाली विशेषज्ञ हैं। वह बहुत कम ही लोगों को खुद से होली सेक्ट में शामिल होने का निमंत्रण देते हैं। आज उन्होंने तुम्हें खुद निमंत्रण दिया है। इससे साफ पता चलता है कि वो तुम्हें कितना महत्व देते हैं। अगर तुम होली सेक्ट में शामिल हो जाते हो और उनके मार्गदर्शन में साधना करते हो, तो इस जीवन में तुम्हारी उपलब्धियां और भी महान होंगी। आसपास बैठे बाकी लोग भी बात को और बढ़ाने लगे। वे लगातार ब्लैक फायर कल्ट की ताकत और उसके लाभों की तारीफ कर रहे थे। लेकिन गंगा पूरी तरह शांत था। उसने आसपास की सारी आवाज़ों को अपने मन से बाहर कर दिया। कुछ देर सोचने के बाद उसने मन ही मन कहा, मैंने अरबापुर सिटी में ब्लैक फायर सेक्ट की योजना को नाकाम कर दिया था। अगर मैं अब उनके साथ जुड़ जाता हूं और यह बात उस वाइस पोप के लोगों को पता चल गई, तो मैं निश्चित रूप से खतरे में पड़ जाऊंगा। भले ही सुदेश मेरा समर्थन करें, फिर भी हर चीज़ से बचाव करना संभव नहीं होगा। लेकिन मैं सच में जानना चाहता हूं कि वो पोप आखिर है कौन। ये सोचकर गंगा ने सिर हिलाया। वो कोई फैसला नहीं कर पा रहा था। उसने सुदेश की ओर सम्मान से हाथ जोड़कर कहा, विक्रम सिर, आपकी कृपा के लिए धन्यवाद, लेकिन फिलहाल मैं कोई निर्णय नहीं ले सकता। क्या आप मुझे थोड़ा समय दे सकते हैं ताकि मैं इस बारे में सोच सकूं? सुदेश ने भौं उठाई और मुस्कराकर कहा, अगर तुम सोचने के लिए समय चाहते हो तो ज़रूर ले सकते हो, लेकिन तुम्हें ये बताना होगा कि तुम्हें कितना समय चाहिए। गंगा ने थोड़ा सोचा और कहा, मुझे 2 साल दीजिए। ये सुनते ही ब्लैक फायर सेक्ट के 12 गार्डियंस में से एक नरेश लाई ने आंखें घुमाईं और तिरस्कार से कहा, 2 साल? ये बहुत ज़्यादा समय है। बच्चे, तुम अभी सिर्फ स्पिरिचुअल रेल्म के शिखर पर हो और खुद को बहुत बड़ा समझते हो। तुम होली फ्लेम एनवॉय से भी सौदेबाजी करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन सुदेश मुस्कराए और बोले, ठीक है, अगर तुम्हें 2 साल चाहिए तो मैं तुम्हें 2 साल देता हूँ। जब तुम इस दौरान अपना फैसला कर लो तो बस नीलम को ढूंढना। वो तुम्हें होली माउंटेन ऑफ डेमन डांग तक पहुंचाने का इंतजाम कर देगा। धन्यवाद। गंगा ने झुककर आभार व्यक्त किया और वहां से विदा ले ली। इस बार सुदेश ने उसे नहीं रोका। जब गंगा चला गया तो नरेश ली ने तिरस्कार से कहा, सिचू शेनवो एनवॉय, ये लड़का आखिर है कौन? आपने उसे 2 साल क्यों दे दिए? हमारा ब्लैक फायर सेक्ट कब से इतना सस्ता हो गया कि कोई भी आए और अपनी मर्जी से समय मांगकर चला जाए? हालांकि बाकी लोग चुप थे, लेकिन उनके चेहरे पर भी असंतोष साफ दिखाई दे रहा था। उन्हें सुदेश के फैसले पर हैरानी थी। सुदेश हंसते हुए बोले, क्या तुम्हें पता है कि गंगा अभी किसके बारे में बात कर रहा था? वो उस व्यक्ति के बारे में था जिसके पास केओस डिवावरिंग ब्लडलाइन है। कौन? सबने एक साथ पूछा। सुदेश बोले, मुझे लगता है वह व्यक्ति गंगा ही है। वह? ये सुनते ही सबके चेहरे बदल गए। उनके चेहरे पर आश्चर्य और संदेह दोनों थे। सुदेश ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, वही। हालांकि वह इसे बहुत अच्छी तरह छिपा रहा है, लेकिन मैंने उसकी आंखों की गहराई में एक संकेत देख लिया। नरेश लाई ने सोचते हुए कहा, अगर उसके पास सच में केओस डिवावरिंग ब्लड लाइन है, तो वह निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति है जिसे ब्लैक फायर सेक्ट अपनी ओर खींचना चाहेगा। आपके अनुसार यह रक्तरेखा बेहद शक्तिशाली लगती है, सुदेश ने उत्साह से कहा। सिर्फ शक्तिशाली नहीं, ये तो लगभग अजेय है। उसी समय नीलम, जो अभी अभी गंगा को विदा करके वापस आया था, आगे बढ़ा और बोला, होली फ्लेम एनवॉय, मुझे अभी एक संदेश मिला है। उसके चिन्ह देखकर लगता है कि यह कोई बड़ी घटना है, कृपया इसे देखिए। सबकी नज़रें नीलम के हाथ में मौजूद स्पिरिट टैबलेट पर टिक गईं। वह साधारण दिख रहा था, लेकिन उस पर ब्लैक फायर कल्ट का विशेष चिन्ह था। ये 3 लेवल एन्क्रिप्टेड संदेश था जिसमें जरूरी लेकिन सार्वजनिक जानकारी होती थी। सुदेश ने बिना ज्यादा ध्यान दिए स्पिरिट टैबलेट ले लिया।
आखिरकार वह 1000 साल से जीवित था। उसने ब्लैक स्टार पर अनगिनत तूफान और बड़ी घटनाएं देखी थीं। अब बहुत कम चीजें थीं जो उसे चौंका सकती थीं। आज वह पहले ही एक बार चौंक चुका था जब उसे केओस डिवॉरिंग ब्लडलाइन के बारे में पता चला था। उसे नहीं लगा कि आज दूसरी बार भी कुछ उसे चौंका पाएगा। हेवनली सेंट एम्पायर का फ्लाइंग क्लाउड चैरियट चोरी हो गया। ये जानकारी तो पहले ही भेजी जा चुकी थी, इसे फिर से क्यों भेजा गया है? सुदेश ने स्पिरिट टैबलेट पढ़ते हुए बुदबुदाया, लेकिन जैसे जैसे वह पढ़ता गया उसका चेहरा अचानक बदल गया। उसकी आंखों में आश्चर्य और अविश्वास भर गया। संदेश पढ़ने के बाद वह कुछ देर तक चुप खड़ा रहा और खुले दरवाजे की ओर देखता रहा। डुअल रेल्म्स ऑफ इंटेंट, अत्यंत शक्तिशाली बॉडी टेम्परिंग और डिवाइन सेंस अटैक। क्या ये लड़का कोई राक्षस है? अचानक सुदेश ने कहा। उसकी बात सुनकर सभी लोग हैरान रह गए। नरेशलिए ने पूछा, होली फ्लेम एनवॉय, इस स्पिरिट टैबलेट में आखिर लिखा क्या है? सुदेश ने होश में आकर स्पिरिट टैबलेट आगे फेंका और उसमें अपनी ट्रू एसेंस डाली। तुरंत ही उसमें दर्ज शब्द हवा में प्रोजेक्शन की तरह दिखाई देने लगे। उसमें लिखा था, गंगा ने कैसे रॉयल फैमिलीज फ्लाइंग क्लाउड चैरियट चुराया, कैसे उसने रॉयल फैमिली के लोगों को मार डाला और कैसे ड्रैगन मार्शल अकेडमी में उसका पीछा करने आए लोग अंत में अपमानित होकर लौट गए। साथ ही ब्लैक फायर कल्ट के सूचना विभाग ने वेस्टर्न कॉन्टिनेंट जाकर उसकी पृष्ठभूमि की जांच भी की थी। वहीं से पता चला कि गंगा को मेंटल अटैक्स भी आते हैं। सबने जब ये सब पढ़ा तो वे दंग रह गए। वे गंगा की ताकत की तारीफ करने लगे, लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा कि यह वही गंगा है जो अभी यहाँ से गया था। लेकिन संदेश के अंत में स्पिरिट टैबलेट पर एक छवि प्रकट हुई। वह गंगा की तस्वीर थी। जैसे ही उन्होंने वह छवि देखी, पूरा कमरा शांत हो गया। सबकी आंखें फैल गईं। यह वही गंगा है जो अभी यहाँ था। अविश्वसनीय, क्या वह सच में इतना शक्तिशाली है? इस स्पिरिट टैबलेट में तो अभी केओस डिवॉरिंग ब्लडलाइन का जिक्र भी नहीं है। अगर सिचू शेनवो एनवॉय सही है तो यह व्यक्ति बहुत भयानक है। उसके पास बहुत सारे छुपे हुए तुरूप के पत्ते हैं। पोप पहले से ही असाधारण प्रतिभाशाली है, लेकिन मुझे लगता है कि यह गंगा भी उससे ज्यादा दूर नहीं है। तभी नरेशलिए की आंखें चमकीं और उसने गंभीरता से कहा, नहीं, गंगा की प्रतिभा पहले से ही पोप के बराबर है। ये सुनकर सबने गहरी सांस ली। हालांकि पोप की प्रेजेंट शक्ति अभी बहुत ऊंची नहीं थी, लेकिन उनके दिलों में वह एक अदूसरे प्रतिभा था। एक ऐसा व्यक्ति जो भविष्य में होली एम्परर को भी पार कर सकता था। अब अगर कोई व्यक्ति उसके बराबर आ गया था तो ये बेहद चौंकाने वाली बात थी। नरेशलिए ने अफसोस से सिर हिलाया और कहा, अगर मुझे पहले पता होता कि गंगा में इतनी बड़ी क्षमता है तो मैं उसे पहले ही समझा देता। अगर ऐसा प्रतिभाशाली व्यक्ति हमारे ब्लैक फायर सेक्ट में शामिल हो जाता तो हमारी ताकत और भी बढ़ जाती। पोप के नेतृत्व में अगर हम विकास पर ध्यान दें तो भविष्य में हम निश्चित ही हेवनली सेंट एम्पायर को हरा सकते हैं। सबने सहमति में सिर हिलाया। उसी समय सुदेश का चेहरा गंभीर हो गया। उसने धीमी आवाज में कहा, क्या सच में ब्लैक स्टार के लिए यह अच्छी बात है कि इतनी भयानक प्रतिभा वाले दो लोग एक साथ प्रकट हो जाएं? उस समय केवल उमेश ने ही वर्ल्ड को हिला दिया था। अब अगर उसी स्तर के दो लोग आ गए हैं तो क्या ये किसी बड़े उथल-पुथल वाले युग के आने का संकेत है? कोमल सूरज की रोशनी शैनफू सिटी पर पड़ रही थी, लेकिन उसने शहर में कोई गर्माहट नहीं लाई। पूरा शहर एक उदास माहौल में डूबा हुआ था। शहर के सभी द्वार बंद कर दिए गए थे। पूरा शहर मार्शल लॉ के अधीन था और हर किसी को इधर-उधर जाने के लिए अपनी पहचान सत्यापित करनी पड़ रही थी, जिससे इस बड़े परिवहन केंद्र में भारी भीड़ और जाम लग गया था। शहर के अंदर सैनिक हर जगह तलाशी ले रहे थे और माहौल बेहद तनावपूर्ण था। जब शैनफू सिटी के लोगों ने पूछताछ की तो उन्हें पता चला कि सरकार ब्लैक फायर सेक्ट के भगोड़ों को खोज रही है। सब लोग बहुत बुरी स्थिति में थे। भगोड़े तो भाग गए थे, लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी आम लोगों को उठानी पड़ रही थी। कई लोग जिनके जरूरी काम थे, शहर के द्वार पर ही फंसे हुए थे और मन ही मन चाह रहे थे कि काश वे उड़कर ही बाहर निकल सकते। बेशक ऐसे कई लोग थे जो उड़ सकते थे, लेकिन उनमें हिम्मत नहीं थी। अगर कोई शैनफू सिटी से उड़कर बाहर जाता तो बहुत संभव था कि उसे ब्लैक फायर कल्ट का सदस्य समझकर वहीं मार दिया जाता।
हालांकि मार्शल लॉ का गंगा और रुबीना पर कोई असर नहीं पड़ा। दोनों शहर की दीवार पर चढ़े, नीचे कूदे और आसानी से शहर से बाहर निकल गए। आवागमन को आसान बनाने के लिए रुबीना ने एक फिटिंग वाला परिधान पहना हुआ था, जो उसके शरीर की आकृति को उभार रहा था। हालांकि इसमें लंबी ड्रेस जैसी प्यारीता नहीं थी, लेकिन इसका अपना अलग आकर्षण था। उसने पीछे मुड़कर शहर की ओर देखा, जैसे कुछ बेचैनी हो, और गंगा से कहा, चलो चलकर एक खाली नाव लेते हैं। गंगा मुस्कुराते हुए उसके पास पहुंचा और पूछा, तुम कुछ ज्यादा ही जल्दी में लग रही हो। रुबीना हंस पड़ी। बिल्कुल जल्दी में हूँ, नहीं तो अगर मेरे पिता को पता चल गया कि मैं निकल गई हूँ, तो मैं फिर कभी शैनफू सिटी से बाहर नहीं जा पाऊंगी। गंगा ने आश्चर्य से कहा, तुम बिना इजाजत के भाग आई हो? रुबीना ने सिर हिलाया, हाँ। दोनों बात करते हुए शैनफू सिटी से काफी दूर निकल चुके थे और माउंटेन और जंगलों में प्रवेश कर चुके थे। शहर से बहुत दूर स्थित एयरशिप उड़ान बिंदु की ओर बढ़ रहे थे। उसी समय शहर की दीवार पर एक आकृति दिखाई दी। वह कोई और नहीं बल्कि विनोद था। नमस्कार लॉर्ड एनबीओ। शहर की दीवार की रखवाली कर रहा नेता तुरंत आगे बढ़ा और सम्मानपूर्वक विनोद को प्रणाम किया। विनोद ने गंभीर चेहरे के साथ पूछा, क्या तुमने मिस को देखा है? नेता ने शहर के बाहर की ओर इशारा किया। लॉर्ड एनबीओ को रिपोर्ट करते हुए, युवा महिला अभी अभी बाहर गई हैं और एयरशिप उड़ान बिंदु की ओर जा रही हैं। ये सुनकर विनोद तुरंत उनके पीछे दौड़ पड़ा। उसकी आंखों में गुस्सा चमक रहा था। उसने ठंडे स्वर में खुद से कहा, मैंने तुमसे कहा था कि मेरे साथ राजधानी चलकर प्रिंसेस एली से मिलो, लेकिन तुम चुपके से अकेले ही निकल गई। अब मैं परिवार के मुखिया और प्रिंसेस एली को क्या जवाब दूंगा? रूबीना, तुम सच में हद कर रही हो। हालांकि उसने ऐसा कहा, लेकिन विनोद के चेहरे के भाव जल्दी ही नरम पड़ गए। आखिरकार रूबीना उसकी बेटी थी। चाहे वह कितनी भी शरारत करे, एक पिता होने के नाते वह उसे सबसे ज्यादा प्यार करता था। कोई हमारा पीछा कर रहा है। गंगा की संवेदन क्षमता रूबीना से कहीं ज्यादा मजबूत थी, और विनोद की ऊर्जा तरंगें भी बहुत शक्तिशाली थीं, इसलिए उसने तुरंत उसके पास आने का एहसास कर लिया। रूबीना का चेहरा बदल गया। उसने भौहें चढ़ाते हुए कहा, ओह नहीं, मेरे पिता हमारे पीछे आ गए हैं। गंगा ने उलझन में पूछा, तुमने आखिर किया क्या है? तुम्हारे पिता तुम्हें जाने क्यों नहीं दे रहे और तुम्हें पकड़ने क्यों आ रहे हैं? रूबीना घबराकर बोली, जल्दी करो, पहले खाली नाव पर चढ़कर निकलते हैं। अगर वो हमें पकड़ लेंगे तो मैं खत्म हो जाऊंगी। वह बेहद बेचैन लग रही थी। उसने अपनी गति पूरी सीमा तक बढ़ा दी और गंगा को भी जल्दी करने के लिए कहा, लेकिन उसके सवाल का जवाब देने पर ध्यान नहीं दिया। दोनों ने अपनी गति बढ़ा दी, लेकिन आखिर वे केवल स्पिरिचुअल स्तर पर थे, और रूबीना तो स्पिरिचुअल रेल्म के मध्य चरण में ही थी, इसलिए उसकी गति कंडेंसेशन रेल्म के शिखर पर मौजूद विनोद से कैसे मुकाबला कर सकती थी? गंगा को पीछे से आती ऊर्जा की तरंगें और करीब महसूस होने लगीं, और वह बेहद तेज गति से आ रही थीं। उसने रूबीना से कहा, अगर हम ऐसे ही चलते रहे तो एयरशिप उड़ान बिंदु तक पहुंचने से पहले ही हमें रोक लिया जाएगा, और अगर पहुंच भी गए तो जरूरी नहीं कि वहां कोई खाली जहाज मिले। रूबीना ने दुखी होकर कहा, अब मैं क्या करूं? मैं चुपके से निकली थी, सोच रही थी कि उन्हें पता नहीं चला होगा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी जल्दी पीछे आ जाएंगे। अगर उन्होंने मुझे पकड़ लिया तो मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। गंगा के पास समसॉल्ट क्लाउड था। अगर वह इसका इस्तेमाल करता तो विनोद भी उसका पीछा नहीं कर पाता, लेकिन उसने अभी ऐसा करने की जल्दी नहीं दिखाई। आखिर यह किसी और के परिवार का मामला था, और उसने अभी तक पूरी स्थिति समझी नहीं थी। अगर रूबीना सिर्फ जिद कर रही हो तो उसके लिए बीच में पड़ना सही नहीं होता। विनोद और उनके बीच की दूरी लगातार कम होती जा रही थी। जब गंगा ने पीछे मुड़कर देखा तो दूर ऊर्जा से घिरी एक आकृति साफ होती जा रही थी। 20 सेकंड से भी कम समय में विनोद उन्हें रोक सकता था। गंगा ने इधर-उधर नजर दौड़ाई और पूछा, रूबीना, मुझे बताओ कि आखिर हुआ क्या है? अगर तुम सही हो तो मैं तुम्हें निकलने में मदद कर सकता हूँ। रूबीना ने संदेह से उसकी ओर देखा। उसे विश्वास नहीं था कि गंगा के पास विनोद से बच निकलने का कोई तरीका होगा, लेकिन मजबूरी में उसने तुरंत जवाब दिया, मेरा परिवार मेरी जबरदस्ती शादी करवा रहा है और मैं शादी नहीं करना चाहती। तो बात ये थी। गंगा सब समझ गया। उसने तुरंत समसॉल्ट क्लाउड निकालते हुए कहा, चलो चलो।
रूबीना को फ्लाइंग क्लाउड चैरियट के बारे में पता था, लेकिन समरसॉल्ट क्लाउड को गंगा ने संशोधित कर दिया था, इसलिए वह उसे पहचान नहीं पाई और नहीं जानती थी कि यह किस प्रकार का उड़ने वाला खजाना है। सोचने का समय नहीं था, इसलिए वह तुरंत गंगा के साथ समरसॉल्ट क्लाउड में चढ़ गई। रूबीना के प्रतिक्रिया देने से पहले ही समरसॉल्ट क्लाउड बिजली की तरह आगे निकल गया और उसकी गति उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा थी। अचानक हुए इस बदलाव से वह चौंक गई। तेज जड़त्व के कारण वह थोड़ी घबरा भी गई। उसने गंगा की ओर देखकर आश्चर्य से कहा, इतना तेज, यह क्या है? गंगा ने जवाब दिया, मेरा उड़ने वाला खजाना समरसॉल्ट क्लाउड कहलाता है। समरसॉल्ट क्लाउड, रूबीना बुदबुदाई, उसे ये नाम थोड़ा अजीब लगा। समरसॉल्ट क्लाउड को गंगा ने पूरी तरह काले वाहन के रूप में संशोधित किया था। इसकी गति अविश्वसनीय थी और पल भर में ही यह क्षितिज की ओर दौड़ पड़ा। पीछे कोई छाया भी नहीं छोड़ रहा था, मानो वह टेलीपोर्ट हो गया हो। पीछे पीछा कर रहे विनोद की दृष्टि बेहद तेज थी और उसने दूर से ही रूबीना और गंगा को देख लिया था। जब उसने दोनों को साथ देखा तो वह और भी ज्यादा क्रोधित हो गया। उसे लगा कि दोनों भागकर साथ जा रहे हैं। अगर जुनैड एम्पायर के शाह गुप्ता परिवार को ये पता चल गया तो रूबीना और एली की शादी टूट जाएगी। अगर शाह गुप्ता परिवार ने फिर रूबीना पर शाह गुप्ता परिवार का अपमान करने का आरोप लगा दिया तो भले गुप्ता परिवार के मुखिया महिपाल उसका समर्थन करें, रूबीना को सजा जरूर मिलेगी। विनोद मन ही मन खुश था कि वह समय पर पहुंच गया था और रूबीना को वापस ले जाकर उसकी गलती होने से रोक सकता था। लेकिन अचानक गंगा ने एक अनोखे आकार का काला उड़ने वाला आर्टिफैक्ट निकाला और जैसे ही वह और रूबीना उसमें बैठे, वह पल भर में दूर निकल गया। रुको! विनोद चौंक गया और अपनी गति बढ़ा दी, लेकिन थोड़ी देर पीछा करने के बाद उसने हार मान ली। उसकी गति आखिरकार समरसॉल्ट क्लाउड से बहुत कम थी और आगे पीछा करना बेकार था। ये तो पूरी तरह अराजकता है, विनोद ने गुस्से में बड़बड़ाया। उसे लगा कि इस बार रूबीना का व्यवहार बहुत ही लापरवाह था। फिर वो उलझन में पड़ गया और मन ही मन सोचने लगा, अभी वो उड़ने वाला खजाना क्या था? मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। उसकी गति इतनी तेज थी, शायद वह शाही उड़ने वाले रथ के बराबर हो। अजीब है, आखिर गंगा की असली पहचान क्या है कि उसके पास इतना दुर्लभ उड़ने वाला खजाना है? विनोद कुछ देर तक सोचता रहा, फिर अचानक उसके चेहरे का भाव बदल गया। उसने गहरी आवाज में कहा, उसका नाम गंगा है और वह ड्रैगन मार्शल अकेडमी से आता है। क्या वह वही गंगा हो सकता है जिसने प्रिंसेस एली की फ्लाइंग क्लाउड चैरियट चुरा ली थी? क्या अभी जो उड़ने वाला वाहन था वही फ्लाइंग क्लाउड चैरियट था? ये समझते ही विनोद तुरंत सतर्क हो गया। उसने भौहें सिकोड़ ली और मन ही मन सोचा, धतेरे की, भले ही रूबीना की अभी प्रिंसेस एली से सगाई नहीं हुई है, लेकिन अगर रूबीना अपने दुश्मन गंगा के साथ भाग गई तो हर कोई उसका मजाक उड़ाएगा। वह पूरे हेवनली सेंट एम्पायर में हंसी का पात्र बन जाएगा। उसकी फ्लाइंग क्लाउड चैरियट चोरी हो गई और जो महिला शायद उसकी मंगेतर बनने वाली थी वह भी उससे छीन ली गई। एली निश्चित ही क्रोधित होगा। गंगा के पास होली एम्परर का फरमान है जो उसे सुरक्षा देता है, लेकिन रूबीना का क्या होगा? ये सब सोचकर विनोद का चेहरा गंभीर हो गया। उसने थोड़ी देर विचार किया और कहा, जब तक परिवार का मुखिया यहाँ है, शाह गुप्ता परिवार हमारे मिश्रा फैमिली के खिलाफ कुछ नहीं करेगा। लेकिन एली की क्षमता बहुत बड़ी है। अगर उसने मन में बैर रख लिया तो ये हमेशा रूबीना के लिए नुकसानदायक होगा। रहने दो, जब हम राजधानी पहुंचेंगे तो मैं इस बारे में परिवार के मुखिया से बात करूंगा और उनसे इस विवाह प्रस्ताव को रद्द करने के लिए कहूंगा। उधर जब विनोद उदास और उलझन में था, तब तक गंगा और रूबीना समरसॉल्ट क्लाउड पर सवार होकर 100 मील से भी अधिक दूरी तय कर चुके थे। रूबीना जिज्ञासा से समरसॉल्ट क्लाउड को देखने लगी, फिर अचानक उसकी आंखें चमक उठीं। अरे, तुम्हारे समरसॉल्ट क्लाउड का अंदरूनी हिस्सा तो बिल्कुल फ्लाइंग क्लाउड चैरियट जैसा है। गंगा ने पूछा, क्या तुमने कभी फ्लाइंग क्लाउड चैरियट में सफर किया है? रूबीना ने कहा, मैं पहले परिवार के मुखिया के साथ उसमें बैठ चुकी हूँ। गंगा रहस्यमय मुस्कान के साथ बोला, मेरा समरसॉल्ट क्लाउड फ्लाइंग क्लाउड चैरियट का संशोधित संस्करण है। क्या? रूबीना आश्चर्य से चिल्ला उठी। उसके सुंदर चेहरे पर संदेह का भाव आ गया। उसने पूछा, केवल शाह गुप्ता परिवार के पास ही फ्लाइंग क्लाउड चैरियट होता है, तुम्हें ये कहाँ से मिला? गंगा कुछ कह पाता उससे पहले ही वो अचानक बोली, अरे हाँ,
जिसके बारे में अफवाह थी कि उसने एली की फ्लाइंग क्लाउड चैरियट चुरा ली, वह तुम ही थे? हाँ, गंगा ने सिर हिलाया और इनकार नहीं किया। रूबीना ने जीभ क्लिक की और बोली, तुम सच में बहुत साहसी हो। गंगा ने विषय बदलते हुए पूछा, वैसे तुमने अभी कहा था कि तुम्हारा परिवार तुम्हें शादी के लिए मजबूर कर रहा है, आखिर मामला क्या है? ये सुनकर रूबीना ने होंठ सिकोड़ लिए और नाराज होकर बोली, तुम जानते हो, यह मामला भी एली से ही जुड़ा है। हमारे मिश्रा फैमिली के मुखिया ने फैसला किया है कि मेरी शादी एली से कर दी जाए। इस बार मेरे पिता मुझे राजधानी ले जा रहे थे ताकि मैं एली से मिलूं और शादी की बात तय हो सके, लेकिन मुझे एली बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मैं जाना ही नहीं चाहती थी। ये सुनकर गंगा हंस पड़ा। हाँ, इस बार मैंने तुम्हें बचाकर फिर से एली को नाराज कर दिया। रूबीना ने गंभीर स्वर में कहा, गंगा, तुम लापरवाही मत करो। तुमने एली की फ्लाइंग क्लाउड चैरियट चुरा ली और बाद में उसे और अकबर को भी नुकसान उठाना पड़ा। वे इसे कभी नहीं भूलेंगे। गंगा ने लापरवाही से कहा, जो होगा देखा जाएगा। बल का सामना बल से और पानी का सामना मिट्टी से करेंगे। फिर उसने पूछा, वैसे स्वॉर्ड टूम कहाँ है? रूबीना ने कहा, साउथ में, वनफेंग काउंटी में। दिशा तय करने के बाद गंगा ने समरसॉल्ट क्लाउड को नियंत्रित किया और वनफेंग काउंटी की ओर उड़ चला। समरसॉल्ट क्लाउड की गति खाली जहाज से कहीं ज़्यादा तेज थी, इसलिए यात्रा का समय काफ़ी कम हो गया। वे केवल 2 दिनों में वनफेंग काउंटी पहुंच गए। फिर रूबीना के मार्गदर्शन में वे सीधे स्वॉर्ड टूम की ओर गए। वनफेंग काउंटी में सबसे प्रसिद्ध स्थान स्वॉर्ड टूम नहीं था, बल्कि एक शक्तिशाली संस्था थी, फीनिक्स स्पिरिट एकेडमी, जो ब्लैक स्टार की 4 प्रमुख यूनिवर्सिटी में से एक थी। स्वॉर्ड टूम वनफेंग काउंटी के पूर्वी भाग में स्थित था, जबकि फीनिक्स स्पिरिट एकेडमी पश्चिमी भाग में स्थित थी। क्योंकि स्वॉर्ड टूम खतरों से भरा हुआ होने के साथ साथ अवसरों से भी भरा था, इसलिए फीनिक्स स्पिरिट एकेडमी इसे अपने शिष्यों के लिए एक जरूरी प्रशिक्षण स्थल मानती थी। इसलिए अक्सर फीनिक्स स्पिरिट एकेडमी के शिष्य स्वॉर्ड टूम में दिखाई देते थे। जब वे स्वॉर्ड टूम के पास पहुंचे तो रूबीना ने गंगा से कहा, स्वॉर्ड टूम के अंदर दानवीय जानवरों और स्वॉर्ड पपेट से सावधान रहने के अलावा सबसे जरूरी है कि फीनिक्स स्पिरिट एकेडमी के शिष्यों से भी सावधान रहो। वे अक्सर समूह में चलते हैं और बहुत शक्तिशाली होते हैं। जब तक बिल्कुल जरूरी न हो, उनसे लड़ाई मत करना। गंगा ने सिर हिलाया और पूछा, वैसे तुमने पहले जो स्वॉर्ड पपेट का जिक्र किया था, वह क्या होता है? रूबीना ने समझाया, स्वॉर्ड टूम का क्षेत्र थोड़ा खास है। अगर वहाँ कोई कल्टिवेटर या डेमन बीस्ट मर जाता है और उसकी कल्टिवेशन सोल कंडेंसेशन रेल्म से ऊपर है, तो उसकी आत्मा नष्ट होकर गायब नहीं होती, बल्कि कुछ शक्तिशाली तलवारें उसे निगल लेती हैं। जिस तलवार ने उस डिवाइन सोल को निगला होता है, उसमें उस आत्मा की बुद्धि तो होती है, लेकिन उसकी यादें और विचार नहीं रहते, केवल युद्ध करने की तेज इच्छा बचती है। वह तलवार के आकार की लड़ाकू कठपुतली जैसी बन जाती है, इसलिए उसे स्वॉर्ड पपेट कहा जाता है। स्वॉर्ड टूम में ऐसे बहुत सारे स्वॉर्ड पपेट होते हैं। वे इधर उधर घूमते रहते हैं और बहुत आक्रामक होते हैं, इसलिए उनसे बचाव करना कठिन होता है। बेशक सभी स्वॉर्ड पपेट शैन लेवल से ऊपर की तलवारें होती हैं। अगर तुम्हें कोई मिले और तुम उसे हरा दो, तो वह तलवार तुम्हारी हो जाती है। गंगा ने ये ज्ञान ड्रैगन मार्शल एकेडमी में नहीं सीखा था, लेकिन अब सुनकर उसे स्वॉर्ड पपेट काफ़ी रोचक लगा। हालांकि उससे भी ज़्यादा रोचक था स्वॉर्ड टूम की भूमि। स्पष्ट था कि इस भूमि में कुछ खास था, शायद डिवाइन सोल को स्थिर रखने की क्षमता। वरना मरने के बाद उन कल्टिवेटर्स की आत्माएं क्यों नष्ट नहीं होती? रूबीना ने कहा, लोटस एकेडमी के शिष्य आमतौर पर स्वॉर्ड टूम के पश्चिमी हिस्से से प्रवेश करते हैं। अगर हम पूर्वी हिस्से से प्रवेश करें तो उनसे मिलने से बच सकते हैं। ठीक है। गंगा परेशानी नहीं चाहता था, इसलिए उसने सहमति जताई और समरसॉल्ट क्लाउड को घुमाकर स्वॉर्ड टूम के पूर्वी हिस्से की ओर ले गया। समरसॉल्ट क्लाउड से बाहर देखने पर पता चलता था कि स्वॉर्ड टूम बेहद विशाल था और नज़र की सीमा तक फैला हुआ था। इस क्षेत्र में केवल एक प्रकार का भूभाग नहीं था। दलदल, जंगल, घाटियां, माउंटेन, हर तरह की भौगोलिक संरचना स्वॉर्ड टूम में मौजूद थी। स्वॉर्ड टूम के किनारे हल्के ढलान वाले थे, जो केंद्र की ओर झुके हुए थे। अगर ऊपर से देखा जाए तो पूरा स्वॉर्ड टूम एक विशाल फनल, कीप के आकार का दिखाई देता। जब गंगा पूर्वी हिस्से की ओर घूम रहा था तो उसने केंद्र की ओर देखा।
क्योंकि केंद्र का भूभाग बहुत गहरा था, वहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती थी। वह काले धुएं से ढका हुआ था और पूरी तरह अंधकार में था। 100 मील के अंदर का क्षेत्र पूरी तरह छिपा हुआ था, जैसे वहां अराजकता का अंधेरा हो। बेशक वह एक प्रतिबंधित क्षेत्र था। गंगा और रूबीना की प्रेजेंट शक्ति इतनी नहीं थी कि वे इतनी गहराई तक जा सकें। आखिरकार समरसॉल्ट क्लाउड स्वॉर्ड टूम के किनारे उतर गया और गंगा तथा रूबीना बाहर निकल आए। गंगा की योजना थी कि वे थोड़ा और अंदर जाकर उतरें, लेकिन अचानक स्वॉर्ड टूम ने एक शक्तिशाली आकर्षण पैदा किया, जिससे समरसॉल्ट क्लाउड अनियंत्रित होकर नीचे उतर गया। उसने समरसॉल्ट क्लाउड को समेट लिया और आश्चर्य से पूछा, रूबीना, क्या स्वॉर्ड टूम के अंदर उड़ना संभव नहीं है? संभव तो होना चाहिए। मैंने कभी नहीं सुना कि यहाँ उड़ना मना है। रूबीना हैरान होकर बोली, क्या हुआ? गंगा ने कहा, मैंने समरसॉल्ट क्लाउड को नीचे उतारने का कंट्रोल नहीं किया था, उसे स्वॉर्ड टूम ने अपनी ओर खींच लिया। क्या ऐसा हो सकता है कि स्वॉर्ड टूम के अंदर उड़ने वाले साधन उड़ नहीं सकते? रूबीना ने हल्का सा भौहें सिकोड़ ली और तुरंत उड़ने की कोशिश की, लेकिन वह आधे मीटर से भी कम ऊपर उठी थी कि उसका चेहरा अचानक बदल गया। उसे लगा जैसे एक जबरदस्त ताकत उसे नीचे खींच रही हो और वह जोर से जमीन पर गिर गई। अजीब, रूबीना हैरानी से बोली और सोचते हुए कहा, लगता है स्वॉर्ड टूम में किसी तरह का बदलाव हो गया है। जब रूबीना उड़ नहीं पाई, तो गंगा ने खुद भी कोशिश की और पाया कि वह भी उड़ नहीं सकता। वह स्वॉर्ड टूम के क्षेत्र से बाहर पीछे हट गया, फिर दोबारा प्रयास किया और आसानी से हवा में उड़ गया। जैसा मैंने सोचा था, स्वॉर्ड टूम के अंदर उड़ना संभव नहीं है। गंगा बुदबुदाया, फिर रूबीना से पूछा, क्या पहले स्वॉर्ड टूम के अंदर उड़ना संभव था? मैं पहले यहाँ एक बार आ चुकी हूँ, तब उड़ सकते थे। रूबीना ने सिर हिलाते हुए कहा, अजीब है। गंगा ने अंतहीन फैले स्वॉर्ड टूम को देखा और सोचा कि यह जरूर किसी फॉर्मेशन की वजह से होगा, लेकिन स्वॉर्ड टूम इतना विशाल था कि इतनी बड़ी फॉर्मेशन आखिर किसने बनाई होगी? अगर यह फॉर्मेशन नहीं है, तो फिर यह क्या है? उसे कोई जवाब नहीं मिला और स्वॉर्ड टूम उसे बहुत रहस्यमय लगा। वह इसके अंदर जाने में थोड़ा झिझक रहा था। उसे हल्का सा अनिष्ट का आभास हो रहा था, लेकिन उसके दिल में जिज्ञासा भी भरी हुई थी। आखिरकार जिज्ञासा ने सब पर जीत हासिल की और वह स्वॉर्ड टूम के अंदर कदम रख दिया। रूबीना भी उसके पीछे पीछे चल दी। चलते हुए उसने कहा, स्वॉर्ड टूम का केंद्र बीच के उस अंधेरे क्षेत्र पर आधारित है और वहां से गोलाकार पट्टियों की तरह बाहर की ओर फैलता है। इसे 5 क्षेत्रों में बांटा गया है। सबसे बाहरी क्षेत्र पहला क्षेत्र है, जिसे शीत स्वॉर्ड डोमेन कहा जाता है। इसका मतलब है कि तलवार म्यान में है, तेज तो है लेकिन अभी इस्तेमाल नहीं हो सकती। ये पूरे स्वॉर्ड टूम का सबसे सुरक्षित क्षेत्र है। यह क्षेत्र पूरे स्वॉर्ड टूम के लगभग 1/3 हिस्से में फैला हुआ है। यहाँ ज़्यादातर अर्थ ग्रेड और निम्न हेवन ग्रेड तलवारें हैं और लगभग सबकी पहले ही खोज की जा चुकी है। इसके अंदर जाने पर दूसरा क्षेत्र आता है, जिसे हिडन स्वॉर्ड डोमेन कहते हैं। इसका मतलब है कि तलवार म्यान से निकल तो चुकी है लेकिन पूरी तरह नहीं। उसकी धार दिखाई देती है पर पूरी तरह प्रकट नहीं हुई। यह क्षेत्र ज़्यादा खतरनाक है। यहाँ बड़ी संख्या में स्पिरिचुअल स्टेज के डेमोनिक बीस्ट्स घूमते रहते हैं, लेकिन यहाँ जो तलवारें दबी हुई हैं वे सभी शीर्ष स्तर के हेवनली आर्टिफैक्ट्स हैं, जो बेहद कीमती हैं। तीसरा क्षेत्र स्वॉर्ड ड्रॉइंग डोमेन है, जहाँ तलवारें पूरी तरह म्यान से बाहर निकल चुकी हैं। ये शीत स्वॉर्ड डोमेन और हिडन स्वॉर्ड डोमेन से भी ज़्यादा खतरनाक है। वहाँ सोल कंडेंसेशन रेल्म के डेमोनिक बीस्ट्स घूमते रहते हैं और स्वॉर्ड पपट भी दिखाई देते हैं, लेकिन वहाँ की तलवारें शान लेवल आर्टिफैक्ट्स होती हैं और अगर किस्मत अच्छी हो तो एक मिल सकती है। ये कहते हुए रूबीना ने उम्मीद भरी नज़रों से गंगा की ओर देखा और बोली, हमारा लक्ष्य यही स्वॉर्ड ड्रॉइंग डोमेन है। जब तक हमें शान ग्रेड स्वॉर्ड मिल जाए, हम तुरंत वापस लौट आएंगे। गंगा ने सहमति में सिर हिलाया और मुस्कुराकर कहा, रूबीना, हम दोनों ही स्पिरिचुअल स्टेज में हैं और स्वॉर्ड ड्रॉइंग डोमेन में जाकर सोल कंडेंसेशन स्टेज के डेमोनिक बीस्ट और शान वेपन स्वॉर्ड पपट से लड़ेंगे। क्या हम जीत सकते हैं? रूबीना ने आत्मविश्वास से अपनी छाती थपथपाई। मत भूलो, मैं एक डेमन टेमर हूँ। गंगा हंस पड़ा और बोला, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? रूबीना ने उसे घूरते हुए कहा, जब तुम स्पिरिचुअल रेल्म के शुरुआती चरण में थे, तब भी तुमने सोल कंडेंसेशन रेल्म के शुरुआती चरण वाले कल्टिवेटर को मार दिया था।
अब तो तुम और भी मजबूत हो। स्वॉर्ड ड्राइंग डोमेन में जाने के बाद तुम कम से कम अपनी रक्षा तो कर ही सकते हो। गंगा कुछ देर चुप रहा, फिर आह भरते हुए बोला, क्या अफसोस है। अगर यहाँ उड़ सकते तो हम चौथे क्षेत्र में जाने की कोशिश कर सकते थे। अगर ऐसी स्थिति आती जिसे हम नहीं जीत सकते तो समरसॉल्ट क्लाउड का इस्तेमाल करके भाग सकते थे। ये सुनकर रूबीना को भी अफसोस हुआ। गंगा ने पूछा, वैसे क्या तुम मुझे चौथे क्षेत्र और मुख्य क्षेत्र के बारे में बता सकती हो? रूबीना ने कहा, स्वॉर्ड ड्राइंग डोमेन के बाद उससे भी ज़्यादा खतरनाक क्षेत्र आता है, स्वॉर्ड हार्ट डोमेन। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है तो इस क्षेत्र में हल्के में कदम मत रखना, क्योंकि एक बार अंदर गए तो लगभग निश्चित मौत है। बेशक, अगर कोई वॉइड रेल्म का कल्टिवेटर तुम्हें मार्गदर्शन दे तो शायद जिंदा वापस आने का मौका मिल सकता है, और अगर किस्मत अच्छी रही तो तुम्हें बहुत अच्छा शाइन वेपन भी मिल सकता है। ये कहकर रूबीना ने कंधे उचकाए। दुर्भाग्य से हम दोनों सोल कंडेंसेशन रेल्म तक भी नहीं पहुंचे हैं, इसलिए स्वॉर्ड हार्ट डोमेन के बारे में सोचना भी बेकार है। स्पष्ट था कि स्वॉर्ड हार्ट डोमेन में मौजूद खजाने और भी बेहतर और आकर्षक होंगे, लेकिन गंगा बहुत व्यवहारिक था। अगर वे सच में वहां गए और वॉइड रेल्म स्तर के डेमोनिक बीस्ट या स्वॉर्ड पपेट से सामना हो गया तो उनकी निश्चित मौत हो जाएगी। फिर उसने पूछा, यूडी, स्वॉर्ड टूम का मुख्य क्षेत्र कैसा है? रूबीना का चेहरा गंभीर हो गया। स्वॉर्ड टूम का मुख्य क्षेत्र डेथ स्वॉर्ड डोमेन कहलाता है। वहां पूरी तरह अंधेरा रहता है, और उसके अंदर क्या है ये केवल वही लोग जानते हैं जो वहां गए हैं। पूरे ब्लैक स्टार में अब तक 20 से भी कम कल्टिवेटर्स दर्ज हैं जो स्वॉर्ड टूम के कोर एरिया में गए हैं, और उनमें से हर एक अनडाइंग रेल्म से ऊपर का शक्तिशाली एक्सपर्ट था। जब वे डेथ स्वॉर्ड डोमेन से बाहर आए तो उनकी शक्ति में जबरदस्त वृद्धि हो चुकी थी, लेकिन कुछ अनडाइंग रेल्म के एक्सपर्ट्स ऐसे भी थे जो वहां गए और कभी वापस नहीं आए। संक्षेप में, वह बेहद खतरनाक जगह है। अनडाइंग रेल्म से नीचे का कोई भी व्यक्ति वहां बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। गंगा ने कुछ देर सोचा और सिर हिलाकर कहा, तो फिर हम स्वॉर्ड ड्राइंग डोमेन यानी तीसरे स्तर तक ही जाएंगे। अगर हमें एक शाइन वेपन मिल गया तो वही काफ़ी होगा। बात करते करते दोनों 10 मील से ज़्यादा चल चुके थे, क्योंकि वे उड़ नहीं सकते थे, उनकी गति ज़्यादा तेज नहीं थी, और संभवतः वे कल तक ही स्वॉर्ड ड्राइंग डोमेन तक पहुंच पाएंगे। गंगा ने अपनी डिवाइन सेंस फैलाकर आसपास की हर चीज़ महसूस की और पाया कि छाया में डेमोनिक एनर्जी की हल्की तरंगें थीं, पर्पल मैंशन स्टेज और ट्रू मैंशन स्टेज के डेमोनिक बीस्ट्स। लेकिन ये डेमोनिक बीस्ट्स काफ़ी चतुर थे। जब उन्होंने गंगा और रूबीना की कल्टिवेशन लेवल महसूस की तो तुरंत छिप गए और मरने के लिए सामने नहीं आए। काफ़ी देर चलने के बाद आसमान धीरे धीरे अंधेरा होने लगा, और गंगा तथा रूबीना अभी भी शीत स्वॉर्ड डोमेन के पहले स्तर से बाहर नहीं निकले थे। आखिर शीत स्वॉर्ड डोमेन सबसे बड़ा क्षेत्र था, जो पूरे स्वॉर्ड टूम का लगभग 1/3 हिस्सा घेरता था। जैसे ही रात हुई, शीत स्वॉर्ड डोमेन पूरी तरह अंधकार में डूब गया। गंगा ने कहा, आज रात यहीं रुकते हैं और कल आगे बढ़ेंगे। वह जल्दबाजी में नहीं था। रूबीना ने भी सहमति में सिर हिलाया। दोनों ने तुरंत एक तंबू लगाया और आग जलाई। फिर गंगा 2 छोटे डेमोनिक बीस्ट पकड़ने गया ताकि उन्हें भूनकर खाया जा सके। डेमोनिक बीस्ट का मांस सामान्य जंगली जानवरों से कहीं ज़्यादा स्वादिष्ट होता है, और उसमें हल्की ऊर्जा भी होती है, इसलिए वह बेहद लजीज लगता है। खाना खाने के बाद रूबीना लगातार गंगा की कुकिंग स्किल्स की तारीफ करती रही। खाने के बाद गंगा ने कहा, तुम थोड़ी देर आराम कर लो, मैं नहीं सोऊंगा। स्पिरिचुअल स्टेज पर पहुंचने के बाद कल्टिवेटर्स को ज़्यादा नींद की ज़रूरत नहीं होती। वे कल्टिवेशन करते हुए ही मन और शरीर को आराम दे सकते हैं और अपनी ताकत व ऊर्जा वापस पा सकते हैं। इसलिए इन दिनों गंगा लगभग सोया ही नहीं था, लेकिन रूबीना थोड़ी आलसी थी और रात में कल्टिवेशन करना नहीं चाहती थी। वो तंबू में घुस गई और हंसते हुए बोली, हे मैं तो अब सोने जा रही हूँ। उसने कपड़े नहीं उतारे, बस गंगा द्वारा बिछाए गए सूखे घास के ढेर पर टिक कर सो गई। तभी, यहाँ कोई है। क्या शानदार खुशबू है। क्या कोई स्वॉर्ड टूम में आया है और अपने साथ कोई रसोइया भी लाया है? चलो जाकर देखते हैं। रूबीना अभी अभी लेटी ही थी कि थोड़ी दूरी से आवाज़ें सुनाई दीं। इसके तुरंत बाद कदमों की आवाज़ आई और लगभग 4 लोग इस दिशा में तेजी से आने लगे। सावधान! रूबीना तुरंत तंबू से बाहर निकल आई। उसने गंगा को चेतावनी दी,
आवाज की दिशा में देखा और लड़ाई के लिए तैयार हो गई। स्वूश स्वूश स्वूश, अंधेरे से 4 आकृतियां बाहर आईं। कैंपफायर की रोशनी में उनकी लंबी परछाइयां आग की लपटों के साथ हिल रही थीं, जो बेहद भयावह और खतरनाक लग रही थीं। गंगा ने अचानक सामने आए 4 लोगों को देखा, 3 आदमी और 1 महिला। उनमें से 2 स्पिरिचुअल रेल्म के अंतिम चरण में थे और 2 स्पिरिचुअल रेल्म के शिखर चरण में। 1 आदमी और 1 महिला कंपैरेटिवली युवा थे और दोनों की प्रतिभा अच्छी थी, क्योंकि वे स्पिरिचुअल रेल्म के अंतिम चरण तक पहुंच चुके थे। बाकी 2 आदमी लगभग 50 वर्ष के थे। उनमें से एक का चेहरा उस युवा आदमी से मिलता जुलता था, इसलिए संभवतः वे खून के रिश्ते में थे। आमतौर पर फीनिक्स स्पिरिट अकेडमी के शिष्य डेमन टेमिंग का अभ्यास करते हैं और अपने साथ कॉन्ट्रैक्ट किए हुए डेमोनिक बीस्ट रखते हैं। लेकिन इन चारों के साथ कोई डेमोनिक बीस्ट नहीं था, और न ही उन्होंने फीनिक्स स्पिरिट अकेडमी की वर्दी पहनी हुई थी, इसलिए वे फीनिक्स स्पिरिट अकेडमी के शिष्य नहीं लग रहे थे। गंगा सामने वाले लोगों को देख रहा था, और वे भी उसे और रुबीना को ध्यान से देख रहे थे। गंगा ने कहा, चारों मित्रों, चूंकि हम यहाँ मिल ही गए हैं, तो क्यों न बैठकर साथ में कुछ खा लिया जाए? वह कैंपफायर के सामने बैठा था। उसने आग पर रखे हुए डेमोनिक बीस्ट के मांस की ओर इशारा किया और उन्हें आमंत्रित किया। जब आपने निमंत्रण दिया है, यंग मास्टर, तो मैं औपचारिकता नहीं करूंगा। एक मध्यम आयु के व्यक्ति ने गंगा को झुककर नमस्कार किया, फिर उसने बाकी तीनों को आंखों से इशारा किया और वे सब बैठ गए। वे देखने में मित्रवत लग रहे थे, लेकिन उन्होंने अपनी सतर्कता बिल्कुल नहीं छोड़ी थी। उनके बैठने की स्थिति से साफ था कि वे एक ही दिशा में बैठे होने के बावजूद सूक्ष्म रूप से गंगा और रुबीना के बाएं और दाएं रास्तों को रोक रहे थे। अगर लड़ाई होती, तो यह उनके लिए फायदेमंद स्थिति होती। लेकिन गंगा को उनकी इस सावधानी से कोई फर्क नहीं पड़ा। आखिर उसने भी अपनी सतर्कता नहीं छोड़ी थी। अगर सामने वाले ने हमला करने की हिम्मत की, तो वह बिल्कुल दया नहीं करेगा और चारों को मार डालेगा। दोनों पक्षों के परिचय के बाद गंगा को पता चला कि समूह का नेतृत्व करने वाले मध्यम आयु के व्यक्ति का नाम प्रणव न था। उसकी बोलचाल और व्यवहार काफी शालीन थे, लेकिन उसका स्वभाव ठंडा था, जिससे वह थोड़ा दूर सा लगता था। दूसरा स्पिरिचुअल रेल्म के शिखर चरण का कल्टिवेटर चाओ द था, जो प्रणव एन का अच्छा मित्र था। वह चुपचाप एक तरफ बैठा था, उसकी आंखों में क्रूरता झलक रही थी। गंगा को महसूस हुआ कि अगर लड़ाई होती है, तो इन चारों में चाओ डे की लड़ाकू शक्ति सबसे अधिक होगी। जहां तक उस युवा आदमी की बात थी जिसका चेहरा प्रणव न से मिलता था, वह प्रणव न का बेटा नारंग था। जैसे ही नारंग बैठा, वह चोरी चोरी रूबीना की ओर देखने लगा। स्पष्ट था कि वह उसकी सुंदरता से आकर्षित हो गया था। दूसरी सुंदर महिला नारंग की मंगेतर थी, जिसका नाम नगीना था। हालांकि नगीना की कल्टिवेशन भी कम नहीं थी। वह स्पिरिचुअल रेल्म के अंतिम चरण में थी, लेकिन उसका स्वभाव शायद कोमल और कमजोर था। वह साफ देख रही थी कि उसका मंगेतर नारंग बार बार रूबीना की ओर देख रहा है, लेकिन उसने केवल हल्का सा भौहें सिकोड़ ली और आंखों में थोड़ी नाराजगी दिखाई। इसके अलावा उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। गंगा ने प्रणव न से पूछा, सीनियर, इस यात्रा में आप लोग किस क्षेत्र में जाने वाले हैं? कुछ देर बातचीत के बाद प्रणव न की सतर्कता काफी कम हो गई थी। असल में मुख्य कारण ये था कि उसे नहीं लगता था कि गंगा और रुबीना उनकी 4 लोगों की टीम के लिए कोई खतरा बन सकते हैं। उसने सच जवाब दिया, हम लोग तीसरे स्वॉर्ड डोमेन में जा रहे हैं, ताकि देख सके कि शायद हमें कुछ शैन लेवल स्वॉर्ड्स मिल जाएं। गंगा हंस पड़ा, क्या संयोग है, हम भी स्वॉर्ड डोमेन की ओर ही जा रहे हैं। ये सुनकर प्रणव न और बाकी लोग आश्चर्यचकित हो गए। नारंग ने ठंडे स्वर में गंगा से कहा, स्वॉर्ड डोमेन में सोल कंडेंसेशन रेल्म के डेमोनिक बीस्ट और शैन लेवल स्वॉर्ड पपेट्स होते हैं। अगर तुम और मिस रूबीना वहां खतरे में पड़ गए, तो निश्चित ही बच नहीं पाओगे। यह निर्णय तुमने लिया है ना? तुमने मिस रूबीना को भी अपने साथ मौत के मुंह में धकेल दिया। तुम सच में निर्दयी हो। गंगा ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, क्या तुम लोगों में लेवल से ऊपर लड़ने की क्षमता है? नहीं तो अगर तुम स्वॉर्ड डोमेन में जाओगे, तो खुद को कैसे बचाओगे? नारंग के चेहरे पर तिरस्कार दिखाई दिया। वह हंसते हुए बोला, हम पूरी तैयारी करके आए हैं। हमारे पास एक शैन लेवल फॉर्मेशन है। हम उसे स्वॉर्ड डोमेन में स्थापित करेंगे और फिर। नारंग, देखते ही कि नारंग ज्यादा बोलने लगा है,
प्रणवना ने गहरी आवाज में उसे रोक दिया। अपनी गलती समझते हुए नारंग चुप हो गया। फिर उसने ठंडे स्वर में गंगा से कहा, संक्षेप में कहूँ तो मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि स्वॉर्ड डोमेन मत जाओ, वहाँ बहुत खतरा है। अगर गए तो सिर्फ मरने के लिए जाओगे। गंगा मुस्कुराया और हाथ जोड़कर बोला, आपकी सलाह के लिए धन्यवाद। उसका ये रवैया देखकर नारंग को लगा कि उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। वह ठंडे स्वर में बोला, मैं तुम्हें अच्छी नीयत से सलाह दे रहा हूँ और तुम सुन भी नहीं रहे। गंगा हंस पड़ा, किसने कहा कि मैंने नहीं सुना? मैंने तो तुम्हें धन्यवाद भी कहा। नारंग कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसकी आंखों में ठंडा चमक दिखाई दिया। फिर उसने मुस्कुराते हुए रूबीना की ओर देखा और कहा, मिस रूबीना, अगर तुम गंगा के साथ स्वॉर्ड डोमेन जाओगी तो बस अपनी जान गंवाओगी। क्यों न तुम हमारी टीम में शामिल हो जाओ? नारंग, प्रणव ने तुरंत उसे डांटा और टेलीपैथी से कहा, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? हमारी फॉर्मेशन केवल 4 लोगों को ही समा सकती है। तुम उसे क्यों बुला रहे हो? और फिर वह केवल मिड स्टेज स्पिरिचुअल रेल्म की कल्टिवेटर है, उससे क्या फ़ायदा? क्या तुम उम्मीद करते हो कि वह डेमोनिक बीस्ट और स्वॉर्ड पपेट्स से लड़ने में तुम्हारी मदद करेगी? अपने पिता का संदेश सुनकर नारंग भौहें सिकोड़ने लगा। उसने रूबीना की ओर देखा। ऐसी सुंदरता सच में उसके दिल को हिला रही थी। चाहे आगे कुछ रोमांटिक हो या नहीं, अगर वह उसके साथ यात्रा कर सके तो भी वह खुश होता। लेकिन वह अपने पिता की बात भी अनदेखा नहीं कर सकता था। समस्या ये थी कि अब जब निमंत्रण दे दिया गया है तो क्या उसे वापस लिया जा सकता है? इसी उधेड़बुन में था कि रूबीना ने उसे घूरते हुए व्यंग्य से कहा, अपनी मंगेतर को छोड़कर दूसरी औरतों से फ्लर्ट कर रहे हो? क्या तुम आईने में अपना चेहरा भी देखते हो और मुझे अपने साथ चलने का निमंत्रण दे रहे हो? सपने देखते रहो। ये सुनते ही माहौल अचानक असहज हो गया। नारंग के होंठ फड़कने लगे। उसके चेहरे पर नाराजगी आ गई और वह गुस्सा करने ही वाला था। लेकिन प्रणव ने उसे पकड़ लिया, खड़ा हुआ और गंगा से कहा, लगता है आप दोनों हमें ज़्यादा पसंद नहीं करते, ऐसे में हम विदा लेते हैं। ये कहकर प्रणव अपने लोगों को लेकर चला गया। जाते समय नारंग ने पीछे मुड़कर गंगा और रूबीना को घूरा। उसकी आंखों में गुस्सा भरा हुआ था। रूबीना ने होंठ सिकोड़कर जोर से कहा, कुएं का मेढक। उसकी आवाज में तिरस्कार भरा हुआ था, जिससे नारंग और भी गुस्से से भर गया। वे अभी ज्यादा दूर नहीं गए थे कि रूबीना ने फिर आवाज लगाई, मिस नगीना, इस आदमी के झांसे में मत आना। अगर संभव हो तो इससे शादी मत करना, नहीं तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ये सुनकर थोड़ी दूरी पर खड़ी नगीना कांप गई। नारंग उसके कान में कुछ फुसफुसाया, जैसे कुछ समझा रहा हो। जब नगीना ने उसकी ओर देखा तो उसकी आंखों में लगभग पागलपन भरी प्रशंसा दिखाई दी। ये देखकर रूबीना ने सिर हिलाया और बेबस होकर कहा, लगता है एक और प्रेम में अंधी मूर्ख। फिर उसने गंगा की ओर मुड़कर कहा, उनकी बातों से लगता है कि वे सोल कंडेंसेशन रेल्म के डेमोनिक बीस्ट से निपटने के लिए फॉर्मेशन का इस्तेमाल करने वाले हैं। गंगा ने कहा, शैन फॉर्मेशन वास्तव में साधारण सोल कंडेंसेशन रेल्म डेमोनिक बीस्ट्स को फंसाकर मार सकता है, लेकिन एक कुशल फॉर्मेशन मास्टर को भी शैन फॉर्मेशन बनाने में कई दिन लगते हैं। अगर वे स्वॉर्ड डोमेन में फॉर्मेशन लगाते समय सोल कंडेंसेशन रेल्म के डेमोनिक बीस्ट या शैन वेपन स्वॉर्ड पपेट से टकरा गए तो वे खत्म हो जाएंगे। रूबीना ने भौहें सिकोड़कर कहा, तो उनका तरीका बेहद खतरनाक है? बहुत खतरनाक, गंगा ने सिर हिलाकर कहा। रूबीना कुछ देर सोचती रही, फिर चिंतित होकर बोली, क्या हमें उन्हें समझाने की कोशिश करनी चाहिए? गंगा ने सिर हिलाया और रूबीना से कहा, क्या तुम्हें लगता है कि वे हमारी सलाह सुनेंगे? प्रणव की उदासीनता और नारंग के अहंकार को याद करते हुए रूबीना को लगा कि गंगा की बात सही है। वो भौहें सिकोड़ते हुए बेबस स्वर में बोली, बस नगीना के लिए अफसोस है। गंगा कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, अगर फिर से उनसे मिलने का मौका मिला तो हम उनकी मदद करने की कोशिश करेंगे। हे, मुझे पता था, तुम अच्छे इंसान हो। रूबीना मुस्कुरा दी, फिर तंबू में वापस जाकर सोने लगी। गंगा ने दूर की ओर देखा। चांदनी में उसे दिखाई दिया कि प्रणव और बाकी 3 लोग तेजी से आगे बढ़ रहे थे, मानो वे जल्द से जल्द स्वॉर्ड ड्राइंग डोमेन तक पहुंच जाना चाहते हों। एक रात यूं ही बीत गई। जब सूरज उगा और तंबू की दरारों से आती धूप रूबीना के चेहरे पर पड़ी तो उसने अंगड़ाई ली और जाग गई।
गंगा ने उसे देखा और हंसते हुए कहा, तुम जैसी आलसी व्यक्ति का स्पिरिचुअल रेल्म के मध्य चरण तक पहुंचना सच में आश्चर्यजनक है। रूबीना तंबू से बाहर आई और हंसकर बोली, क्योंकि मेरी प्रतिभा बहुत ऊंची है। ये तो सही है, गंगा ने सिर हिलाया और इससे इनकार नहीं किया। अगर रूबीना की प्रतिभा असाधारण न होती तो मिश्रा फैमिली के मुखिया महिपाल उसे ब्लड जेड सिल्कवर्म को वश में करने की जिम्मेदारी कभी नहीं देते। थोड़ी तैयारी के बाद दोनों फिर से स्वॉर्ड ड्राइंग डोमेन की ओर बढ़ने लगे। क्योंकि वे उड़ नहीं सकते थे, इसलिए उनकी गति बहुत तेज नहीं थी। लेकिन दोपहर तक वे आखिरकार शीत स्वॉर्ड डोमेन को पार कर दूसरे क्षेत्र, हिडन स्वॉर्ड डोमेन, में प्रवेश कर गए। जहां तक क्षेत्रों की पहचान की बात थी, गंगा को इसके बारे में कुछ पता नहीं था। ये सब रूबीना ने ही बताया था। जब गंगा ने पूछा तो रूबीना ने कहा कि वह आसपास की भौगोलिक संरचना देखकर क्षेत्र पहचानती है। ऐसा लगता था कि उसने पहले स्वॉर्ड टूम का नक्शा देखा हुआ है। हिडन स्वॉर्ड डोमेन में प्रवेश करते ही स्थिति बदल गई। यहाँ हर जगह स्पिरिचुअल स्टेज के डेमोनिक बीस्ट थे, इसलिए आगे बढ़ना आसान नहीं था। शीत स्वॉर्ड डोमेन के डेमोनिक बीस्ट की कल्टिवेशन कम थी, इसलिए वे खुद ही गंगा और रूबीना से दूर रहते थे। लेकिन हिडन स्वॉर्ड डोमेन के डेमोनिक बीस्ट खुद ही उन पर हमला करने लगते थे। जैसे ही वे अंदर गए, बाईं ओर की झाड़ियों से अचानक स्पिरिचुअल रेल्म के मध्य चरण का एक डेमोनिक बीस्ट बाहर निकल आया। इस मॉन्स्टर को पता था कि गंगा स्पिरिचुअल रेल्म के शिखर चरण में है और उससे लड़ना बेकार होगा। लेकिन फिर भी उसने जोखिम लिया। उसका लक्ष्य था रूबीना को निगल लेना, जो उसी स्तर की थी, और फिर भाग जाना। लेकिन उसकी योजना उल्टी पड़ गई। हालांकि रूबीना उसी स्तर पर थी, लेकिन उसकी युद्ध क्षमता उससे कहीं अधिक थी। वह रूबीना तक पहुंच भी नहीं पाया था कि रूबीना ने हाथ घुमाया और एक तलवार की किरण छोड़ी। क्षण भर में ही वो मॉन्स्टर मारा गया। उसकी हरकतें तेज, सटीक और बेहद सुंदर थीं। हालांकि रूबीना डेमन रेस के साथ शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की समर्थक थी, लेकिन ये केवल उन डेमन रेसेस के लिए था जो मित्रवत हों। अगर कोई डेमन उसे मारना चाहता, तो वह इतनी मूर्ख नहीं थी कि उससे शांति की बात करे। इसलिए ऐसे क्रूर मॉन्स्टर के सामने उसने बिना हिचकिचाहट उसे मार दिया। उसने मॉन्स्टर का डेमन कॉ निकाला और गंगा से पूछा, क्या तुम्हें ये डेमन कॉ चाहिए? हाँ, गंगा ने मना नहीं किया। उसने डेमन कॉ लिया और सीधे अपने स्टोरेज रिंग में मौजूद कैनन की ओर फेंक दिया। जब डा पाओ कैनन ने पहले लॉन्गैन खाया था, तब उसकी कल्टिवेशन तेजी से बढ़ी थी। इसके अलावा जब गंगा स्काई हॉल में था, तब उसने अपना स्टोरेज रिंग खोल दिया था ताकि स्काई हॉल की स्पिरिचुअल एनर्जी उसमें प्रवेश कर सके। इससे डा पाओ की कल्टिवेशन भी तेजी से बढ़ गई थी और अब वह स्पिरिचुअल रेल्म के अंतिम चरण तक पहुंच चुका था। अगर वो कुछ और डेमन कॉज खा ले, तो जल्द ही स्पिरिचुअल रेल्म के शिखर चरण तक पहुंच सकता है। लेकिन जब गंगा ने मिड स्टेज स्पिरिचुअल का डेमन कॉ कैनन को दिया, तो उसने देखा कि शिवमता कुत्ता उसे नफरत से देख रहा है। उसने अनिच्छा से डेमन कॉ खाया और 2 बार भौंका भी, जैसे शिकायत कर रहा हो कि गंगा उसे बहुत खराब डॉग फूड दे रहा है। गंगा ने उंगली दिखाकर कहा, मूर्ख कुत्ते, फिर खुद जाकर खाना ढूंढ लो। ये सुनते ही कैनन का चेहरा बदल गया। वह तुरंत पूंछ हिलाने लगा और गंगा के आगे झुककर चापलूसी करने लगा। ये देखकर गंगा असहाय हो गया। ये कमबख्त कुत्ता इतना बेशर्म क्यों है? अपनी चेतना स्टोरेज रिंग से वापस लेने के बाद गंगा ने देखा कि कैनन फिर से जमीन पर लेट गया और बोला, मैं फिर से सोने जा रहा हूँ। गंगा ने असहाय होकर रूबीना से कहा, चलो। रूबीना ने उसका अजीब चेहरा देखकर पूछा, तुम इतने अजीब क्यों लग रहे हो, क्या हुआ? गंगा ने कहा, तुम्हें याद है, मेरे पास एक कुत्ता है? रूबीना ने भौं उठाई, बिल्कुल याद है। तुम्हारा कुत्ता बहुत अद्भुत था। उसने डेमोनिक एनर्जी का उपयोग चरम स्तर तक सीखा हुआ था और वह बहुत बुद्धिमान था। मुझे लगता है उसका नाम कैनन था और वह इंडियन रूरल डॉग था। गंगा बोला, वही मोटा कुत्ता। वह दिन भर सिर्फ खाता और सोता है। अभी तो उसने उस डेमन कॉ की भी शिकायत की जो मैंने उसे दी थी। रूबीना कुछ पल के लिए चौंक गई, फिर आश्चर्य से बोली, तुम कहना चाहते हो कि कैनन डेमन कॉज खाता है? हाँ, गंगा ने सिर हिलाया। रूबीना उलझन में बोली, वह डेमन कॉ क्यों खाता है? गंगा ने कहा, उन्हें खाने के बाद उसकी कल्टिवेशन बढ़ती है।
अब रूबीना और भी हैरान हो गई। जब कोई डेमन सोल कंडेंसेशन रेल्म तक पहुंचता है तब वह डेमन टेक्निक्स का अभ्यास कर सकता है और आगे बढ़ सकता है। अलग अलग जातियों की प्रतिभा अलग होती है, इसलिए उनकी प्रगति की गति भी अलग होती है। कुछ डेमन अपनी जाति की विशेषताओं के कारण उम्र बढ़ने के साथ भी अपने रेल्म को बढ़ाते हैं। लेकिन मैंने कभी ऐसे डेमोनिक बीस्ट के बारे में नहीं सुना जो डापाओ की तरह डेमन कॉज खाकर आगे बढ़े। ऐसा लगता है जैसे वह डेमोनिक एनर्जी का एक विशाल पात्र है, जब तक उसमें डेमन कॉज डाले जाते रहेंगे वह बढ़ता ही रहेगा। असल में गंगा भी यही महसूस करता था। उसे पता था कि यह 10,000 डीमंस डिक्री की वजह से हुआ म्यूटेशन है, लेकिन वह ये बात किसी को बता नहीं सकता था। उसने सिर हिलाया और कहा, मुझे भी नहीं पता, शायद यह इंडियन रूरल डॉग की नेचुरल प्रतिभा हो। रूबीना बोली, तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुम्हारे पास इतना शक्तिशाली डेमन बीस्ट है। तभी अचानक जमीन के नीचे से एक भारी गर्जना सुनाई दी। धड़ाम, उनके पैरों के नीचे की जमीन फट गई और एक विशाल काला साया जमीन के अंदर से बाहर निकल आया। दोनों तुरंत हवा में छलांग लगा गए और नीचे देखा। उन्होंने देखा कि एक मॉन्स्टर था जो चमकीले लाल शल्कों से ढका हुआ था। वह मगरमच्छ जैसा दिखता था, उसका शरीर लंबा था और उसका मुंह खुलने पर 10 मीटर से भी ज्यादा चौड़ा हो जाता था। वह नीचे से गंगा और रूबीना पर झपटा। ये स्पिरिचुअल रेल्म के शिखर चरण का डेमोनिक बीस्ट था, जिसे अर्थ क्रोकोडाइल कहा जाता है। गंगा ने बिना हिचकिचाहट सोफी स्वॉर्ड निकाल ली और वार कर दिया। अगर वह क्रोकोडाइल की बाहरी त्वचा पर हमला करता तो शायद उसे सुपरनैचुरल पावर का इस्तेमाल करना पड़ता। लेकिन मॉन्स्टर ने अपना मुंह इतना बड़ा खोल दिया था कि उसकी कमजोरी पूरी तरह सामने आ गई थी। इसलिए गंगा को सुपरनैचुरल पावर की जरूरत ही नहीं पड़ी। ट्रू एसेंस के दूसरे चरण से बनी तलवार की किरण सीधे उसके मुंह के रास्ते शरीर के अंदर चली गई। बैंग, तलवार की रोशनी उसके शरीर के अंदर फट गई। अर्थ क्रोकोडाइल जमीन पर तड़पने लगा, जोर जोर से लौटने लगा और चारों तरफ मिट्टी पत्थर उड़ने लगे। कुछ ही देर में वह शांत हो गया, उसके मुंह से खून बहने लगा और वह पूरी तरह निष्क्रिय हो गया। गंगा ने सिर हिलाया और कहा, यह क्रोकोडाइल सच में मूर्ख था, इसने अपनी कमजोरी खुद ही दिखा दी। फिर वह आगे बढ़ा, सोफी स्वॉर्ड से मॉन्स्टर का सिर चीर दिया, डेमन को निकाला और उसे अपने स्टोरेज रिंग में कैनन को दे दिया। काम खत्म करने के बाद वो और रूबीना आगे बढ़ने ही वाले थे कि रुको। अचानक एक जोरदार आवाज गूंजी। गंगा ने मुड़कर देखा। दो आकृतियां तेजी से उनकी ओर आ रही थीं। जब सामने वाले दोनों धीरे धीरे पास आए तो गंगा ने साफ देखा कि वे दोनों लोटस अकेडमी की वर्दी पहने हुए थे। उनके कॉलर पर फीनिक्स के पंख कड़े हुए थे, जिससे उन्हें पहचानना आसान था। दोनों ही स्पिरिचुअल रेल्म के शिखर चरण में थे, एक आदमी और एक महिला। उनके आचरण में अत्यधिक घमंड झलक रहा था। वे गुस्से से गंगा और रूबीना को घूरते हुए अचानक उनके सामने आकर रुक गए। सामने वाले कुछ कहते उससे पहले ही गंगा समझ गया कि जमीन पर पड़ा हुआ अर्थ क्रोकोडाइल शायद इन्हीं दोनों में से किसी का कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ डेमोनिक बीस्ट था। अर्थ क्रोकोडाइल केवल तभी ऐसा कमजोर हमला करता है जब उसका मालिक उसे ऐसा आदेश देता है, अन्यथा वह कभी भी अपना मुंह इतना बड़ा खोलकर अपनी कमजोरी दुश्मन के सामने उजागर नहीं करता, जिससे उसके आंतरिक अंगों पर हमला करने का मौका मिल जाए। इससे साफ था कि जिसने अर्थ क्रोकोडाइल को वश में किया था वह ज्यादा बुद्धिमान डेमन टेमर नहीं था, वरना वह इतना मूर्खतापूर्ण हमला करने का आदेश नहीं देता। कितनी हिम्मत है तुम्हारी, लोटस अकेडमी की महिला ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। उसने अर्थ क्रोकोडाइल की लाश की ओर इशारा किया और ठंडे स्वर में बोली, तुमने मेरे कॉन्ट्रैक्ट किए हुए डेमोनिक बीस्ट को मारने की हिम्मत कैसे की? क्या तुम्हें पता है कि इस अर्थ क्रोकोडाइल को वश में करने में मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ी? अर्थ क्रोकोडाइल को स्पिरिचुअल रेल्म के शिखर चरण के डेमोनिक बीस्ट्स में कंपैरेटिवली शक्तिशाली माना जाता है। आम हेवन लेवल डेमन टेमर्स के लिए इसे वश में करना आसान नहीं होता। इस महिला का इसे वश में करना ये साबित करता था कि डेमन टेमिंग में उसकी क्षमता काफी अच्छी है। महिला की अनुचित बात सुनकर गंगा हंस पड़ा। उसने सीधे उसकी आंखों में देखते हुए गंभीर स्वर में कहा, तो तुम क्या चाहती हो? लोटस अकेडमी का आदमी शिष्य आगे बढ़ा, गंगा की ओर उंगली दिखाते हुए चिल्लाया, खून, और क्या किया जा सकता है?
तुम्हें सीनियर सिस्टर सीओ को मुआवजे के रूप में अपनी सारी चीजें सौंपनी होंगी। लकी ने सिर हिलाया। उसकी ठंडी निगाह गंगा और रूबीना पर टिक गई। वो बोली, जूनियर ब्रदर हरी सही कह रहा है। अपने स्टोरेज रिंग्स, हथियार और अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किए हुए डेमोनिक बीस्ट्स हैं तो उन्हें भी हमें सौंप दो। उनकी दबंगता देखकर रूबीना की आंखें ठंडी हो गईं। उसने गहरी आवाज में कहा, अगर वह कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ डेमोनिक बीस्ट था तो अर्थ क्रोकोडाइल तुम्हारे आदेश के बिना हम पर हमला क्यों करता? तुमने अपने मॉन्स्टर को हमें मारने भेजा और अब तुम हमसे मुआवजा मांग रही हो। तुम लोग बहुत ज्यादा निर्दयी हो। लकी ने तुरंत एक मुड़ी हुई सांप जैसी तलवार निकाल ली। उसकी आंखों में हत्या की चमक थी। वह ठंडे और शांत स्वर में बोली, जैसे सामने वालों की जिंदगी उसके हाथ में हो। मैं आखिरी बार पूछ रही हूं, क्या तुम अपनी चीजें सौंपोगे या नहीं? रूबीना ने होंठ भींचे और हल्की शरारती मुस्कान के साथ कहा, और अगर हम नहीं दें तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। लकी के बोलने से पहले ही उसके पास खड़े हरी ने गरजते हुए कहा। उसकी ट्रू एसेंस चारों ओर फैल गई और जंगल में गड़गड़ाहट की आवाज गूंज उठी। पलक झपकते ही उनके आसपास 3 डेमोनिक बीस्ट्स प्रकट हो गए। 2 स्पिरिचुअल रेल्म के शिखर चरण में और एक स्पिरिचुअल रेल्म के अंतिम चरण में। ये तीनों डेमोनिक बीस्ट्स बेहद विशाल थे। वे ऊपर से गंगा और रूबीना को देख रहे थे। उनकी आंखों में हत्या की इच्छा और भूख चमक रही थी। हरी गर्व से मुस्कुराया। उसने अपने 3 डेमोनिक बीस्ट्स की ओर इशारा किया और तिरस्कार से कहा, तुमने अर्थ क्रोकोडाइल को मार दिया। इससे साबित होता है कि तुम मजबूत हो। लेकिन मैं देखना चाहता हूं कि क्या तुम मेरे इन 3 कॉन्ट्रैक्ट किए हुए डेमोनिक बीस्ट्स को हरा सकते हो। हमने सोचा था कि तुम्हारी जान छोड़ देंगे, लेकिन तुम जिद्दी हो और अपनी मौत खुद चुन रहे हो, तो हमें दोष मत देना। लकी की आंखें बर्फ जैसी ठंडी थीं। उसने हाथ लहराया और अचानक आसमान से स्वूश की आवाज आई। तुरंत एक भयानक डेमोनिक एनर्जी की लहर दिखाई दी जो उनकी ओर तेजी से आ रही थी। अचानक आसपास का क्षेत्र अंधेरे में डूब गया। गंगा ने ऊपर देखा। आसमान में एक विशाल बाज दिखाई दिया जिसके पंखों का फैलाव लगभग 100 मीटर था और उसने सूरज की रोशनी तक को ढक लिया था। ये गोल्डन क्लॉड बॉल्ड ईगल था, स्पिरिचुअल रेल्म के शिखर चरण के डेमोनिक बीस्ट्स में शीर्ष स्तर का प्राणी जिसकी युद्ध शक्ति बेहद शक्तिशाली थी। हालांकि स्वॉर्ड टूम के अंदर विशेष कारणों से उड़ना संभव नहीं था, लेकिन वो प्रतिबंध ऊर्जा नियंत्रित करके उड़ने वालों पर लागू होता था। जो डेमोनिक बीस्ट्स अपने पंखों के सहारे उड़ते थे वे इस नियम से प्रभावित नहीं होते थे। धड़ 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 जमीन हिलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई विशाल मॉन्स्टर तेजी से उनकी ओर आ रहा हो। झटके और भी तेज होने लगे। बूम! अचानक एक विशाल आकृति उछलकर गंगा के पीछे 5 मीटर दूर आकर गिरी। धमाके से जमीन कई मीटर तक धंस गई। धूल का बादल उठ गया। फिर अचानक तेज हवा चली और सारी धूल उड़ गई। गंगा ने पीछे मुड़कर देखा। वहां एक विशाल रेड हेड मैमथ खड़ा था। उसका शरीर बहुत बड़ा था, लाल फर से ढका हुआ था और उसके निचले जबड़े से 3 मुड़ी हुई बेहद तेज दांत निकले हुए थे। रेड हेड मैमथ, गंगा ने भौं उठाई। ये भी स्पिरिचुअल रेल्म के शिखर चरण के सबसे शक्तिशाली मॉन्स्टर्स में से एक था और इसकी शक्ति आसमान में उड़ रहे गोल्डन क्लॉड बॉल्ड ईगल से कम नहीं थी। ये दोनों डेमोनिक बीस्ट स्पष्ट रूप से लकी के कॉन्ट्रैक्ट किए हुए मॉन्स्टर्स थे। गंगा ने लकी की ओर देखा और उसे कुछ अजीब लगा। जिस तरह उसने अर्थ क्रोकोडाइल को लड़ने का आदेश दिया था, उससे साफ था कि वह बहुत बुद्धिमान डेमन टेमर नहीं थी। अगर ऐसा है तो उसके पास गोल्डन क्लॉड बॉल्ड ईगल, रेड हेड मैमथ और अर्थ क्रोकोडाइल जैसे शक्तिशाली मॉन्स्टर्स कैसे हो सकते हैं? केवल एक ही संभावना थी, किसी ने उसकी मदद करके इन तीनों शक्तिशाली मॉन्स्टर्स को उसके लिए टेम किया था। गंगा की आंखों में अजीब भाव देखकर लकी ने समझा कि वह डर गया है। वह घमंड से मुस्कुराई और बोली, गोल्डन क्लॉड बॉल्ड ईगल और रेड हेड मैमथ दोनों ही स्पिरिचुअल रेल्म के शिखर चरण के टॉप डेमन रेसेस हैं। इनमें से कोई एक भी तुम्हें आसानी से मार सकता है। अब तुम दोनों को एक साथ इन दोनों का सामना करना होगा। और ऊपर से जूनियर ब्रदर हरी के 3 डेमोनिक बीस्ट्स भी हैं। तुम दोनों के पास लड़ने की बिल्कुल भी शक्ति नहीं है। गंगा ने चारों ओर देखा। कुल मिलाकर 5 डेमोनिक बीस्ट्स थे।
यह व्यवस्था वास्तव में आसान नहीं थी, लेकिन ये केवल साधारण स्पिरिचुअल स्टेज कल्टिवेटर्स के लिए सच था। गंगा और रूबीना साधारण कल्टिवेटर्स नहीं थे। गंगा मुस्कुराया और बोला, तुम बहुत आत्मविश्वास से भरी लगती हो। लकी ठंडे स्वर में बोली, क्या तुम अभी भी बेकार का विरोध करना चाहते हो? मेरे 2 डेमोनिक बीस्ट्स ने काउंटलेस पीक स्पिरिचुअल रेल्म कल्टिवेटर्स को मार डाला है। एक और सही। हा हा हा। ये धमकी सुनकर रूबीना खुद को रोक नहीं पाई और हंस पड़ी। उसकी नज़र में लकी का ये घमंडी व्यवहार एक मजाक जैसा था, जैसे कोई छोटा सा खरगोश बाघ के सामने दांत दिखाकर कहे कि वह बाघ को मार देगा। क्या ये संभव है? लकी ने आंखें सिकोड़ लीं और गुस्से से पूछा, तुम हंस क्यों रही हो? रूबीना हंसी रोकने की कोशिश करते हुए बोली, नहीं, मैं पफ। लेकिन वह फिर हंस पड़ी। ये देखकर गंगा भी मुस्कुराया और बोला, ठीक है यूडी, तुम इतनी हंस क्यों रही हो? रूबीना ने हंसी रोकते हुए कहा, हाँ हाँ, ये बहुत गंभीर स्थिति है। दूसरे लोग बस अनुभवहीन हैं, मैं उन पर क्यों हंसूं? ये सुनकर लकी के पास खड़ा हरी गुस्से से चिल्लाया, तुमने सीनियर सिस्टर सीओ को अनुभवहीन कहा, तुम मौत को न्योता दे रहे हो? ये कहकर उसने अपनी डिवाइन सेंस को सक्रिय किया। तुरंत उसके तीनों कॉन्ट्रैक्ट किए हुए डेमोनिक बीस्ट्स आगे बढ़े और गंगा तथा रूबीना पर हमला करने के लिए झपट पड़े। हरी के आदेश पर 2 पीक लेवल और एक लेट स्टेज डेमोनिक बीस्ट्स एक साथ गंगा और रूबीना पर टूट पड़े। ये लोग सच में मौत को बुला रहे हैं। लकी ने ठंडी मुस्कान के साथ गंगा और रूबीना की ओर देखा, लेकिन उसने अपने 2 डेमोनिक बीस्ट्स को अभी हमला करने का आदेश नहीं दिया। उसकी नज़र में हरी के 3 डेमोनिक बीस्ट्स ही दोनों को मारने के लिए काफ़ी थे। उसे खुद कार्रवाई करने की जरूरत नहीं थी। फॉलन स्टार। गंगा बिल्कुल शांत रहा। उसने तुरंत अपनी तलवार घुमाई और तारों की रोशनी जैसी चमकती हुई स्टारलाइट स्वॉर्ड एनर्जी छोड़ दी, जिसने बाईं ओर खड़े हरी के 2 पीक लेवल डेमोनिक बीस्ट्स को ढक लिया। उसने कोई स्टार एनर्जी या डिवाइन कॉन्शियसनेस इस्तेमाल नहीं किया। एक साधारण डिवाइन पावर ही पर्याप्त थी। जब 50 मीटर चौड़ी स्टार स्वॉर्ड एनर्जी निकली, तो उसकी भयानक ऊर्जा देखकर लकी और हरी के चेहरे अचानक बदल गए। गंगा की इस डिवाइन एबिलिटी की शक्ति उनकी कल्पना से कहीं ज्यादा थी। ऐसा शक्तिशाली हमला उन दोनों पीक लेवल डेमोनिक बीस्ट्स के लिए सहन करना असंभव था। बैंग! फॉलन स्टार स्वॉर्ड एनर्जी सीधे दोनों मॉन्स्टर्स से टकराए। उनके शरीर मजबूत थे, इसलिए वे तुरंत टुकड़े टुकड़े नहीं हुए, लेकिन खून चारों ओर बिखर गया और वे उसी क्षण मर गए। दोनों विशाल शरीर दूर जा गिरे और कई पेड़ों को कुचलते हुए आखिरकार रुक गए। गंगा के हमले के सामने वे चींटियों की तरह पल भर में खत्म हो गए। ये कैसे संभव है? लकी और हरी दोनों स्तब्ध रह गए। क्योंकि लोटस अकेडमी डेमन टेमर्स से भरी हुई थी, वहां कल्टिवेटर्स की व्यक्तिगत लड़ाई क्षमता अक्सर ज़्यादा मजबूत नहीं होती थी। इसलिए उन्होंने कभी स्पिरिचुअल रेल्म के शिखर चरण में इतनी भयानक ताकत वाला कल्टिवेटर नहीं देखा था। गंगा की चाल बहुत तेज थी। जब तक उसने 2 पीक लेवल मॉन्स्टर्स को मार दिया, तब तक हरी का तीसरा लेट स्टेज डेमोनिक बीस्ट उसके पास पहुंचा भी नहीं था। लेकिन हरी समझ गया कि वो मॉन्स्टर भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए उसने तुरंत उसे हमला रोकने का आदेश दिया और खुद भागने लगा। लेकिन गंगा ने उसे मौका नहीं दिया। उसने तलवार घुमाई और एक वार में उस मॉन्स्टर को भी चीर दिया। क्षण भर में वह टुकड़ों में बिखर गया। तीनों डेमोनिक बीस्ट पलक झपकते ही मर गए। हरी पूरी तरह स्तब्ध रह गया। लकी होश में आई, उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। वह चिल्लाई, मैं तुम्हें मार डालूंगी। उसके बोलते ही रेड हेड मैमथ ने लंबी गर्जना की। उसकी विशाल सूंड हवा को चीरती हुई धमाके के साथ गंगा की ओर बढ़ी। हालांकि उसका शरीर बहुत बड़ा था, लेकिन उसकी गति बेहद तेज थी। पल भर में उसकी सूंड गंगा की पीठ तक पहुंच गई। क्योंकि गंगा की पीठ उसकी ओर थी, ऐसा लग रहा था कि वह बिल्कुल तैयार नहीं है और अगली ही क्षण जोरदार वार से कुचल दिया जाएगा। खून! लकी ने ठंडी हंसी हंसी। उसके चेहरे पर तिरस्कार साफ दिखाई दे रहा था। रेड हेड मैमथ पीक लेवल मॉन्स्टर्स में सबसे शक्तिशाली था। उसकी ताकत और आक्रमण शक्ति बेहद भयावह थी। कोई भी स्पिरिचुअल रेल्म कल्टिवेटर उसके सीधे वार को झेल नहीं सकता था। लेकिन अगले ही क्षण जो हुआ, उसने लकी की आंखें फाड़ दीं। बैंग! हाथी की सूंड गंगा की पीठ पर पड़ी, लेकिन वह बिल्कुल भी नहीं हिला।
उसकी पीठ पर बस कपड़ा फट गया, लेकिन शरीर को कोई चोट नहीं पहुंची। उसके शरीर की सतह पर गहरा हरा प्रकाश बहने लगा, उससे प्रचंड ब्लड ची निकल रही थी। गंगा मुड़ा और एक हाथ से रेड हेड मैमथ की मोटी सूंड पकड़ ली। उसकी उंगलियां सीधे सूंड में धंस गईं। बॉडी कल्टिवेटर। लकी स्तब्ध रह गई और चिल्लाई। उसका चेहरा तुरंत बेहद बदसूरत हो गया। जब रेड हेड मैमथ का सीधा हमला भी गंगा को जरा सा नुकसान नहीं पहुंचा सका, तो वे ये लड़ाई कैसे जीत सकते थे? हालांकि गोल्डन क्लॉड बॉल्ड ईगल शक्तिशाली था, लेकिन उसकी आक्रमण शक्ति रेड हेड मैमथ जितनी नहीं थी। अगर वह अभी हमला करता, तब भी कोई फायदा नहीं होता। तभी लकी को समझ आया कि रूबीना अभी क्यों हंस रही थी। उसका अभी का घमंड इस शक्तिशाली व्यक्ति के सामने एक मजाक जैसा था। लेकिन किसने सोचा था कि स्पिरिचुअल रेल्म के शिखर चरण का गंगा इतनी भयानक शक्ति रखेगा? भागो! लकी ने लड़ाई जारी रखने की हिम्मत नहीं की। उसने तुरंत पीछे हटने का फैसला किया और अपने मन से गोल्डन क्लॉ व्हाइट-हेड ईगल को बुलाया। उसी समय गंगा ने रेड हेड मैमथ की सूंड पकड़कर जोर से खींचा। 7-8 मीटर ऊंचा मैमथ संतुलन खो बैठा और गंगा की ओर गिर पड़ा। गंगा ने दूसरी मुट्ठी घुमाई। बैंग! उसका मुक्का सीधे रेड हेड मैमथ के सिर पर लगा। क्षण भर में उसका सिर फट गया और वह तुरंत मर गया। आसमान से गोल्डन क्लॉड बॉल्ड ईगल नीचे आया। उसने अपने दोनों पंजों में लकी और हरी को पकड़ लिया और तुरंत उड़ गया। ये जगह लोटस अकेडमी के बहुत करीब है। अगर उन्हें अपने साथियों की मदद मिल गई तो समस्या हो जाएगी। गंगा ने आसमान की ओर देखा। उसकी आंखें तेज हो गईं। उसने हाथ लहराया और एक और फॉलन स्टार स्वॉर्ड एनर्जी छोड़ दी, जो हवा में उड़ते गोल्डन क्लॉड बॉल्ड ईगल की ओर बढ़ी। इस बार तलवार ऊर्जा में विंड इंटेंट भी मिला हुआ था, जिससे उसकी गति बेहद तेज हो गई। यहाँ तक कि तेज उड़ान के लिए प्रसिद्ध गोल्डन क्लॉड बॉल्ड ईगल भी इससे बच नहीं पाया। तलवार ऊर्जा करीब आते ही लकी और हरी के चेहरे डर से पीले पड़ गए। उन्हें याद था कि अभी-अभी मॉन्स्टर्स कैसे पल भर में मर गए थे। उनकी शारीरिक ताकत तो उन मॉन्स्टर्स से भी कम थी। अगर ये तलवार ऊर्जा उन्हें लग गई तो वे राख बन जाएंगे। सीनियर सिस्टर सीओ, क्या करें? डरे हुए हरी ने चिल्लाकर पूछा। लकी का चेहरा ठंडा था। वो बोली, जूनियर ब्रदर, हम दोनों में से सिर्फ एक ही बच सकता है, मुझे माफ करना। इतना कहते ही उसने गोल्डन क्लॉड व्हाइट हेडेड ईगल को आदेश दिया कि वह अपने पंजों से हरी को पीछे फेंक दे। सीनियर सिस्टर सीओ, आप क्या कर रही हैं? हरी हवा में लटक गया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन स्वॉर्ड टूम के अंदर उड़ना संभव नहीं था। इसलिए वह अपने शरीर को नियंत्रित नहीं कर पाया। घबराकर उसने तलवार ऊर्जा को रोकने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। बैंग! फॉलन स्टार स्वॉर्ड एनर्जी ने उसे निगल लिया। क्षण भर में वह खून की धुंध बन गया, जो नीचे जंगल में गिरने लगी। लेकिन उसी के कारण स्टार स्वॉर्ड एनर्जी रुक गई और लकी बच गई। लकी अब गोल्डन क्लॉड बॉल्ड ईगल पर सवार होकर तेजी से दूर भागने लगी। उसे भागने नहीं देना चाहिए। रूबीना ने स्थिति की गंभीरता समझ ली। वो तुरंत जमीन पर तेजी से दौड़कर उसका पीछा करने लगी। गंगा ने विंड इंटेंट सक्रिय किया और अपनी गति चरम पर पहुंचा दी। वो पल भर में रूबीना से आगे निकल गया और लकी के पीछे दौड़ा। लेकिन वे ज्यादा दूर नहीं गए थे कि सामने अचानक कई पीक लेवल डेमोनिक बीस्ट्स दिखाई देने लगे। साथ ही आसपास से भी डेमोनिक एनर्जी की लहरें महसूस होने लगी। स्पष्ट था कि अभी हुई लड़ाई ने हिडन स्वॉर्ड डोमेन के डेमोनिक बीस्ट्स को सतर्क कर दिया था और वे सब यहाँ इकट्ठा हो रहे थे। उनका रास्ता धीरे धीरे बंद हो रहा था। अगर मॉन्स्टर्स बड़ी संख्या में जमा हो गए तो चाहे गंगा और रूबीना कितने भी मजबूत हों, निकलना आसान नहीं होगा। गंगा ने पीछा करना रोक दिया। उसने दूर जंगल की ओर देखा, लेकिन तब तक लकी पूरी तरह गायब हो चुकी थी। स्टेट्समैन गंगा का एपिसोड्स का डेली एपिसोड अब आएंगे। डेली का डेली फ्री में एपिसोड इसी चैनल पर आएंगे, ऐसे ही आएंगे। और लाइव स्ट्रीम का लिंक दे दूंगा, वहाँ से आपको इसके आगे के एपिसोड्स मिल जाएंगे। दूसरे चैनल पे लाइव स्ट्रीम हुआ करेगा डेली का, वहाँ पर आप लोग सुन सकते हो।